सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। शाम के 4:50 पर आप गूंज वो मंच सुनने और देखने लगेंगे जहां आज का सबसे बड़ा मुद्दा गूंजेगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज हो चुका है। देश में सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी ने इस बिगुल को फूंक दिया है। यहां तैयारियां फाइनल हो चुकी है और मुख्य विपक्षी खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा का दौर इस वक्त चल रहा है और इसीलिए यह सवाल गूंज रहा है कि मोदी की फाइनल तैयारी, विपक्ष में चर्चा जारी। 29 फरवरी की रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। 29 फरवरी की रात 10:50 पर यह बैठक शुरू होती है। फिर क्या होता है? सुबह 3:15 पर यह बात सामने आती है कि लिस्ट फाइनल हो गई है। बैठक 4 घंटे 25 मिनट तक चलती है। इस बैठक में बीजेपी 350 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर मोहर लगाती है। न्यूज 18 इंडिया के विश्वसनीय सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ बड़े नाम एकदम फाइनल है। उनमें से आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से एक बार फिर से जनता के बीच अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 56% वोट 2014 में मिले थे और उसके बाद ये आंकड़ा आगे बढ़ गया 7% और पहुंच गया वोट शेयर 63% 2019 में। अगला नंबर गृह मंत्री अमित शाह का, जो गुजरात के गांधीनगर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। अमित शाह तीसरी मर्तबा गांधीनगर से लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवार हो सकते हैं। राजस्थान से 2 नाम सामने आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से लड़ेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जो हैं वो बीकानेर से लड़ेंगे। मध्य प्रदेश से 2 नाम सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ेंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से इस बार किस्मत आजमा सकते हैं। झारखंड से भी 2 नाम फाइनल हो चुके हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जमशेदपुर में किस्मत आजमाएंगे। निशिकांत दुबे गोड्डा से नाम झारखंड में उनका फाइनल है। ये वो नाम है जिन पर मोहर लग चुकी है। बीजेपी की लिस्ट फाइनल हो गई है। विपक्ष 2024 के चुनाव में लेट लतीफी क्यों कर रही है, इस पर आज की बात होनी जरूरी है। एक तरफ बीजेपी में सीट फाइनल हो रही है, उम्मीदवार तय हो रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष में दिल्ली और यूपी को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर सीट शेयरिंग पर मामला अटका हुआ है, फंसा हुआ है। ये देखिए, एक तरफ नड्डा जी लिस्ट फाइनल ऐलान बाकी का बैनर लेकर खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी है कहते हुए खड़गे जी दिखाई दे रहे हैं। फिर सीट पर क्या होगा विपक्ष में, क्योंकि पहले तो सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद सीट फाइनल होगी, फिर सीट पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होगी। तो ये दौर जो है वो एक जगह का है और फिर इस दौर को रिपीट किया जाएगा। कैसे? तमिलनाडु में यही होगा, बिहार में यही होगा, झारखंड में यही होगा, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, सब जगह ये दौर चलेगा। इस लड़ाई को आप ऐसे समझिए जैसे 2 टीमों में क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। एक टीम के दोनों ओपनर्स जो हैं वो पिच पर पहुंच गए और दूसरी टीम ने ग्राउंड में फील्डिंग तक नहीं लगाई है। मतलब बॉलर की बात तो भूल जाइए। इस बैटिंग वाली टीम की तैयारी को आप देखिए, आधी रात को बैठकों का दौर चल रहा है। वो भी 1 या 2 घंटे नहीं, 4.5 घंटे बैठक चलती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष और इसके अलावा पार्टी की पूरी केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 13 राज्यों पर बात हो गई है, 350 सीटों पर चर्चा हो गई है। 120 से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल भी हो गए हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से 30 नाम फाइनल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 30 से ज्यादा नाम फाइनल हो चुके हैं। बैठक से क्या निकल कर आया है? वो लगभग 4.5 घंटे जो बैठक चली है। 17 सीटों वाले तेलंगाना में 3 मौजूदा सांसदों का टिकट पक्का बताया जा रहा है। केरल से 5 से 6 उम्मीदवार फाइनल है। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कुछ एमएलए हैं जिनको लोकसभा का टिकट मिलना एकदम तय माना जा रहा है। 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 4 उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल हो गए। अब 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
4.5 घंटे वो बैठक चलती है, 3:30 बजे तक चलती है। 3:30 बजे से लेकर 3:30 बजे, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक है। रात 3 बजे ये बैठक की तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फिर उसके बाद दोपहर 1 बजे क्या करते हैं, रोड शो करते हैं। फिर आइए आप दोपहर 3, सवा 3 बजे के आसपास पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। ये 12 घंटे की घड़ी है जो आपके सामने रखी है। 12 घंटे के अंदर अपनी चुनावी तैयारी का ट्रेलर दिखा दिया। आधी रात को 3 बजे दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक। 1 बजे कहां पहुंच जाते हैं, झारखंड, और 3 बजे पहुंच जाते हैं पश्चिम बंगाल। यानी आप इसे ऐसे देखिए कि यहां पर सीट फाइनल हुई, उम्मीदवार फाइनल हुए, और अगले 12 घंटे में अलग अलग राज्यों में एजेंडा तक फाइनल हो गया। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे, संदेशखाली की घटना का जिक्र किया और ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया। 12 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए, एजेंडा सेट कर दिया। गूंज में आज के सबसे बड़े सवाल क्या है? सबसे पहले तो ये कि टिकट फाइनल करना क्या दिखाता है बीजेपी की तरफ से? क्या बीजेपी का आत्मविश्वास दिखाता है? चुनाव की पहली लड़ाई में ही क्या विपक्ष पिछड़ गया है? इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी रुकावट कौन बन रहा है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में जो खास हमारे मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका जी, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान जी, आरएलडी से राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले जनता से भी ये मेरा वादा रहता है कि सवाल आपसे भी होगा, क्योंकि आप दर्शक हैं, व्यूअर हैं और वोटर भी हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किसकी जबरदस्त तैयारी है? बीजेपी की, बीजेपी प्लस यानी एनडीए की, कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, या फिर कोई नया मोर्चा वोट आप कीजिए। क्या लगता है आपको? रिजल्ट हम एंड में जरूर अनाउंस करेंगे। और अब गूंज की शुरुआत करते हैं। आज यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में बाकायदा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को संभाला है मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्तार साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या खबर है? बहुत अच्छी है। लिस्ट फाइनल हो गई है 155 की, मतलब किस बात की जल्दबाजी है मुख्तार साहब? देखिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं है। सारी चीज़ें बहुत पहले से तैयार हैं और आप जैसा जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिना रुके हुए, बिना थके हुए, परिश्रम को परिणाम में बदलने के संकल्प के साथ लगातार काम करती रही है। और इसी का नतीजा है कि आज देख रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो के तौर से पूरी दुनिया उन्हें ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो, ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो के तौर से पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है, सम्मान कर रही है। अच्छा, आपको लड़ाई लड़ने में मजा आ भी रहा है कि आपको लग रहा है कि सामने वाला विपक्ष जो है, जैसे हमने कहा कि भाई 2 बैट्समैन तो पहुंच गए हैं, लेकिन जिस टीम से लड़ाई है वो अभी तक मैदान में दिख ही नहीं रही है? देखिए, कांग्रेस की करप्शन की गाड़ी में जो खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे जो है वो ऐसे अनाड़ी हैं जिनको कि समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए किधर। देखिए, हमेशा मुझे याद है, चुनाव में आपको भी याद होगा, चुनाव में बीएसपी मुद्दा होता था, बिजली सड़क पानी मुद्दा होता था, कट कमीशन करप्शन मुद्दा होता था, कुशासन मुद्दा होता था। आज ये मुद्दों का दिवालियापन हो गया है, मुद्दों का टोटा हो गया है। और मुद्दों का जब टोटा हो जाता है और नेतृत्व उनका खोटा होता है तो मुख्तार साहब आपको क्या लगता है क्या होगा मुद्दा इस बार? मुद्दा शुद्ध रूप से एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी के तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम ने जो देश में सकारात्मक और रचनात्मक परिवर्तन किया है, देश के मूड और माहौल को जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाया है। इसीलिए मैंने कहा आज जो है वो मुद्दों का टोटा हो गया है। मुद्दों का टोटा इसलिए हो गया है कि हम लोग शुरू से ही, कभी भी कोई सरकार होती थी और पहली ये सरकार होगी जो बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के अपने 2 शानदार कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रही है। अच्छा मुख्तार साहब, आप तो अक़लियत की समस्याओं को लगातार उठाते भी रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर भी करते रहे। इनफैक्ट आप को वो जिम्मेदारी दी गई थी, तो इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? चुनाव लड़ सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब? देखिए रूबिका जी, एक बात मैं आपको बताऊं
ये जो अक़लियत का मतलब ये है कि ज़्यादातर मुसलमान समझते हैं लोग, जो मुसलमानों का ये बीजेपी को हराओ रिवाज था वो आज मोदी जिताओ मिजाज में बदल गया है। यानी कि एक बीजेपी को हराओ रिवाज रहता था कि साहब कुछ कोई भी जीत जाए बीजेपी न जीते, तो लेकिन वो जो बीजेपी को हराओ रिवाज है वो आज मोदी जी को जिताओ मिजाज में बदला है। मैं अभी केरल से आ रहा हूँ, अभी कर्नाटक से आ रहा हूँ, अभी बिहार के उन इलाकों से आ रहा हूँ, चाहे किशनगंज हो, चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो या और भी स्थान है, वहाँ से अभी मैं कल ही आया हूँ, लगातार उधर दौरे कर रहा है। तो वहाँ पर बिल्कुल मूड और माहौल जो है वो पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब आप कह रहे हैं मुसलमानों में माहौल पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि तो फिर मुसलमानों को टिकट देगी बीजेपी? देखिए टिकट जो है वो, एक बात बताऊँ मैं, ये जो इस तरह का शगुफेबाजी है कि हमने जो है वो 100 टिकट दे दिया, 50 दे दिया, तो उसके बाद क्यों आपको सच्चर कमेटी बनानी पड़ी? इस पिछले 10 सालों में एक चीज़ हुई है, जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था उसको नरेंद्र मोदी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और समाज का हर हिस्सा, आज मुसलमान भी ये कह रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने विकास में कोई कमी नहीं की, हाँ, तो उनको वोटों में कंजूसी क्यों की जाए? हर समाज का रिप्रेजेंटेशन है, मुसलमान तो रिप्रेजेंटेशन में कोई आपको सोचेगा ना कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब उनको रिप्रेजेंट करें, रूपिका जी, या शाहनवाज हुसैन साहब करें, या शाजिया इल्मी करें। रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ जो है वो उस हर समाज के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए मजबूती से, जैसे 10 सालों में काम हुआ है, वैसे ही आने वाले 20-25 साल और काम होंगे। कितनी सीटें? देखिए 400 पार तो सीधी सीधी बात है। अब उसमें मैं कहता हूँ कभी ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब विपक्ष के भी कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, एक समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान दोनों ने कहना शुरू किया कि 400 पार हम भी होंगे। अरे भैया, जो 40 सीटें जिनको लड़ने का जो है वो टोटा है, हाँ, वो जो है वो 400 सीट का जो है वो दावा कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तार साहब चुनाव लड़ेंगे? देखिए पार्टी क्या कहती है, अभी तो मुझे पार्टी में चुनाव लड़ाने के लिए लगाया गया है और चुनाव लड़ाने के लिए ग्रामीण ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं। पार्टी फिर क्या कहेगी, जो भी कहेगी वो करा जाएगा। मुख्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार मैं चुनाव लड़ा भी हूँ, हाँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, ये तो काम तो दिल तो करता है ना चुनाव लड़ने का? नहीं, ये हमारा दिल कुछ नहीं करता, पार्टी का जो दिल करता है वो हमारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर पूर्व माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मेरा काम है पार्टी को चुनाव लड़वाना और उसके लिए मैं पुरजोर मेहनत करूंगा। अब जरा मोदी को सुनिए कैसे एजेंडा सेट कर लिया है पश्चिम बंगाल में। माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? एजेंडा सेट हो चुका है। अच्छा, इस बीच मैं बस एक त्रुटि ठीक कर देना चाहती हूं। जब आप लोगों के सामने थी तो इस बात का जिक्र किया कि गांधीनगर से अमित शाह तीसरी मर्तबा, नहीं 2014 में पहले चुनाव लड़ा, फिर दूसरी बार 2019 में, अब तीसरी मर्तबा यहाँ पर चुनाव का बिगुल जो है वो फूंकते हुए नजर आएंगे। बहरहाल पक्ष विपक्ष वाला राउंड शुरू कर रही हूँ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ऐसा लग रहा है कि बहुत देरी हो रही है, खासकर इंडिया अलायंस, मतलब एक तरफ ये लोग लिस्ट फाइनल कर चुके हैं मनोज भाई, और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर ही, मतलब मेरे ख्याल से 2 ही इलाके, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहाँ पर सीट फाइनल हो रही है और बाकी जगह तो अभी पूरा दौर चलेगा ना। नहीं, मैं आपके शुरुआती संदर्भ को भी रूपिका जी बहुत ध्यान से सुन रहा था और आपने बहुत अच्छा हुआ
कि आपने सवाल किया मुख्तार अब्बास नकवी के, जिनके स्वयं के, जिनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कोई गारंटी ना हो, वो पूरे देश की गारंटी ले रहे थे। वो ये नहीं कह पाए दुर्भाग्य से कि जब भारतीय जनता पार्टी के 8वीं बार जब चुनाव हुआ, इस देश में 2 सांसद थे, 8वीं सदन में सिर्फ 2 सांसद थे, तब इस देश में मुसलमान सांसदों की संख्या मेरे ख्याल से उस समय थी 46। लेकिन वो आपने बहुत बुनियादी सवाल किया, वो अपना और शहनाज भाई का कम से कम 2 सीटों पे गारंटी नहीं दे पाए, वो पूरे देश की गारंटी ले रहे हैं। तो उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आपने कहा सीट शेयरिंग की बात, इस देश में आपके भी संज्ञान में है कि सर्वप्रथम अगर देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने सीटों का सबसे पहले ऐलान किया तो समाजवादी पार्टी है। अब तक हमने 28 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। आप बता रही हैं कि केरल में भारतीय जनता पार्टी ने केरल में भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया। आप मेरी बात मानिए, सुनिए ना, सुनिए, यहाँ पर लड़ना भी है तो रूल्स बड़े तगड़े हैं ना मनोज भाई। किसी ने आपको टोका, कोई टोक ही नहीं सकता उस 1 मिनट में आपको। ये मेरी गारंटी है, कोई और सीटों की गारंटी ले के ना ले, पर ये मेरी गारंटी, आपको कोई नहीं टोकेगा। अब आप मेरे कहे पर आप रुक भी जाइएगा। अब मनोज का सुनिए ना, हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक कहावत है कि किसान, आप तो भाई किसानी भी करते हैं, आपको पता होगा, 2 खेत है, इस किसान का खेत जो है वो गाय भैंस और बाकी सब हमारे यहाँ ढांडे उन्हें कहते हैं कि खुद के खेत तो ढांडे चल रहे हैं और दूसरे के खेत की रखवाली करनी है। आपका अभी यही पूरा काम होता हुआ दिख रहा है। आप क्यों मुख्तार अब्बास नकवी और प्रेम शुक्ला क्या करें, उससे क्या मतलब है? अरे आप सीट शेयरिंग कीजिए और बात खत्म कीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी, गजब आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। 3:30 बजे तक आप बैठक कर रहे हैं, 400 सीटें आपको लगता है आ जाएंगी जी बैठकों के दौर से? 400 सीटें सिर्फ बैठकें नहीं कर रहे हैं ना, बैठकों के साथ साथ पूरे 5 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से काम कर रहे हैं कि रात 3:30 तक बैठकें करते हैं और 8:30 बजे फिर जो है वो सुबह अपने लिए जो है रवाना हो जाते हैं जनसभाओं के लिए, और वो बिहार, झारखंड और बंगाल को संबोधित करके लौटने की तैयारी में खड़े हो जाते हैं। तो ये अहर्निश परिश्रम एक व्यक्ति जो है 2021 से 2024 तक एक दिन का अवकाश नहीं लेता। पहले गुजरात की सेवा में और जो है पिछले 10 वर्षों से भारत की सेवा के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, और प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलकर हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो दिन रात परिश्रम करता है विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए। जैसे अभी तो कह रहे थे काका जी, तो भैया देखिए ये लाभार्थियों की जो संख्या है ना, उसमें बड़े पैमाने पे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। 1-2 लोगों को लाभ नहीं पहुंचाया गया है, करोड़ों की संख्या में है वो जिनको मकान मिले। जी प्रेम जी, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। वारिस भाई, आप मुझे ये, आप जो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऐसे वाले चुनाव में क्या वाकई आनंद आता है जहां पर दिख रहा है कि विपक्ष जो है उतनी तैयारी नहीं कर रहा है या उस स्पीड से तैयारी नहीं कर रहा है जैसा यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए पार्टी करते हुए दिख रही है? देखिए रूबिका जी, विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है तो पता नहीं, क्योंकि हम तो ना एनडीए का हिस्सा है ना ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इन लोगों के लिए तो हम लोग पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। तो अपने गरुड़ घमंड में हमने तो पहले भी कहा था, आओ साथ में मिलकर बीजेपी को हराएंगे। हमारा मन से आ रहा था ये कि बीजेपी को हराया जाए और तीसरी मर्तबा मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जाए, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, हम लोग तो पूरी तैयारी के अंदर है। इस मर्तबा तो इंशाल्लाह रूबिका जी महाराष्ट्र के अंदर लड़ेंगे, यूपी लड़ेंगे, पूरा बिहार लड़ेंगे, अब तेलंगाना लड़ेंगे, उत्तराखंड लड़ेंगे, हर जगह पूरी तैयारी है। अब कहाँ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होगा, इस चीज का तो फैसला पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। मगर यकीन मानिए इस बार लोगों की पूरी मंशा, पूरा इरादा ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर जिताए, क्योंकि विकल्प के तौर पर हम खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इस जो नाम नियाज सेकुलर पार्टी का तो चेहरा लोगों ने देख लिया ना। ये हम लोगों को जो बी टीम बोलते थे, आज सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया मुसलमानों का, उनके पीठ में खंजर घोंप दिया और सब कैसे वोट लेकर कहाँ चले गए, बीजेपी में क्यों गए, राज्यसभा की सीट के लिए। तो जनता जनार्दन है, जनता इतना जल्दी भूलने वाली नहीं है। बात नंबर 2 नहीं, बात नंबर 1 है। वारिस भाई मेरे को दे दिया, इतनी फास्ट भगने वाली। अरे मेरी घड़ी को फास्ट कर दिया क्या रूबिका जी? अरे वारिस भाई, ये जो अक्सर आप अपनी जेब में ये विक्टिम कार्ड लेकर घूमते हैं ना,
जहां आप सबको 1 मिनट मिला, पर आप वाला 1 मिनट हमने जो है उसकी घड़ी तेज कर दी। गजब है भाई। अब रुक जाइए रोहित अग्रवाल, ना अब देखिए इतने मतलब पूरा मौका मिला। हाँ, इस रोटी के 4 टुकड़े होंगे, चारों टुकड़े सब में बांटे जाएंगे, लेकिन मेरा मुसलमान वारिस पठान भाई जो है उसे लग रहा है ये टुकड़ा मेरा छोटा है। यही तो खेल आपको पीछे कर रहा है ना, आप समझ नहीं रहे इस बात को। अब RLD के अग्रवाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, इशारा आपकी तरफ था, मनोज काका जी जो कर रहे थे, वारिस पठान जो कह रहे हैं, आप लोग वादे जनता से कुछ और करते हैं। हाँ, और उस वादे पर जनता शायद आपको वोट भी कर देती है और उसके बाद आप चले जाते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। बहुत प्रेम से आप उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। रूबिका जी, मनोज जी और वारिस भाई दोनों के पास जनता के कोई मुद्दे नहीं, ना इनके पास जनता है। इनके पास क्या है, सिर्फ एक विजन है इनके पास, मोदी को हटाना है, कैसे भी हटाना है। क्योंकि मोदी ने भ्रष्टाचार रोका है, क्योंकि मोदी ने देश को विकास की गति दी है, क्योंकि मोदी ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति को गति दी है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के प्रति समर्पित है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी किसानों का सम्मान करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके, वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं और विचारधारा पे चलना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं लखनऊ से कहा जब वो कॉन्क्लेव में आए थे। तो ऐसी स्थिति में ये समझना पड़ेगा कि देश की जनता जब आपके पास नहीं रह जाती और आपका विजन और आपके मुद्दे सिर्फ मोदी विरोध रह जाता है, तो आपके पास और कुछ बचता नहीं है। एक बात से मैं और थोड़ा सा आपको कहूंगा कि आपने कहा कि ये लोग काम नहीं करते, ये भी काम करते हैं। रात को 3 बजे तक मनोज काका जी के जो भैया जी हैं वो टेनिस खेलते हैं और उसके बाद सुबह 12 बजे लंच वो डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये मत कहिए कि ये लोग भी इसी गति से काम करते हैं। लेकिन रोहित जी तो क्या हो गया, टेनिस खेलते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, मेहनत कर रहे हैं। अगर यही काम रात को सलमान खान करता है तो आप कहते हैं देखिए कितना डेडिकेटेड आदमी है, एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, और अगर वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? मनोज काका जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड। देखिए एक तो चवन्नी छापों का बहुत जवाब नहीं दिया जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी इनका कितना सम्मान कर रही थी। जयंत चौधरी, अब सुन तो लीजिए, रुक क्या सुनिए तो। जयंत चौधरी को जब हाथरस में लाठियों से पीटा गया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किस तरह की मैं वो अलाउ नहीं करूंगी। आप टेनिस खेलने में क्या गड़बड़ी है ये बताइए। किस तरह का व्यक्तिगत और ओछी टिप्पणी करा, जिस व्यक्ति की कोई अपनी राजनीतिक और सामाजिक हैसियत न हो, वो इस तरह की ओछी। आप बुनियादी सवाल करिए, क्या देश में 700 किसान जो शहीद हुए थे वो जिंदा हो जाएंगे? क्या यह देश का किसान सड़कों पर नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में आए दिन पेपर लीक नहीं हो रहा? नरेंद्र मोदी जी वहां बंगाल में तो बेटियों के लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन आज ही अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 दलित बेटियों को हत्या करके, बलात्कार करके उनको टांग दिया गया। उनको न्याय कौन दिलाएगा? ये सवाल है ना। अभी रामपुर में दलितों पर गोलियां चली गई। मैं जवाब ले रही हूँ, मनोज भाई जवाब ले रही हूँ, मनोज भाई जवाब ले रही हूँ, रुक जाइए। आप राजनीतिक, आप नहीं, स्थिति है, इन्होंने कहा कि 700 किसानों की शहादत हुई, वो 700 किसानों की शहादत क्यों हुई ये इनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि अकेले माननीय जयंत चौधरी जी संघर्ष कर रहे थे उन 700 किसानों के लिए, और उस समय भी इनके जो भैया जी हैं वो टेनिस खेलने का काम कर रहे थे। जब जनता के मुद्दों पे मुंह से आवाज निकालनी होती है तब इनके भैया जी टेनिस खेलने का काम करते हैं। संदेश खाली पे इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए। मनोज जी कहाँ अमर्यादित, आप कह रहे हैं अमर्यादित बात, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों से मेरे साथ डिबेट में आ रहे हैं, इस तरीके से तो कभी आप टिप्पणी नहीं करते हैं। कैसे बोल सकते हैं आप ऐसे शब्दों को जो कि नहीं, गलत है। डोंट डू इट प्लीज, फॉर गॉड सेक। आप बुनियादी सवाल पूछिए ना, आप कुछ भी बोलने लगेंगे। अगर यही काम रोहित अग्रवाल ने आपके प्रति कर दिया होता तो आप जमीन आसमान एक कर लेते। मत कीजिए ना, आप बुनियादी सवाल पीछे पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। टेनिस पर आप बकबूरा हो रहे हैं। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे भाई? कैसे चुनाव लड़ेंगे मुझे ये बताइए। कोई आपकी दुखती रख दबाता है और आप लोग भड़क जाते हैं, ऐसे चुनाव लड़ेंगे? बताइए, इमोशनल होकर चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, सवाल इमोशनल होने का नहीं है, सवाल बुनियादी सवालों का है
कि उत्तर प्रदेश में क्या पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद अधीनस्थ भर्ती की आपने क्या पूछा कि 700 किसानों की भर्ती कब से बंद 700 है? किसानों की हत्या का जिम्मेदार कौन, मौत का जिम्मेदार कौन? आप ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अब रोहित अग्रवाल, जिनकी पार्टी चौधरी चरण सिंह, जयंत सिंह, जो जब आपके साथ थे तो किसानों के सर्वे सर्वा थे, और आज जब आपके साथ नहीं है तो आप इनको उटपटांग चीजों से याद दिला रहे हैं कि आप कौन हैं, क्या है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो फिर क्यों साथ में थे भाई? जब आपके साथ होते हैं तो चांद और सूरज हो जाते हैं, और जब आपके बगल से चले जाते हैं तो आपको तमाम तरीके के कैरेक्टर असैसिनेशन के अलावा कोई और शब्द नहीं सूझता है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग इनका माहौल बड़ा खराब कर लेते हैं। आप जिनसे हाथ मिलाते हैं वो दुनिया का सबसे घटिया नीच दर्जे का इंसान हो जाता है विपक्षी पार्टियों के लिए। देखिए किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है आपके चैनल पे, आप देख रहे हैं, और आप इनकी अभद्रता ही, शाब्दिक दरिद्रता ही जो है इनकी पहचान बनकर रह जाती है। अब जो है चौधरी चरण सिंह के शिष्य जो हैं स्वयं मुलायम सिंह यादव थे, तो चौधरी चरण सिंह के दल को जो है आप इस तरह के शब्दों से नवाजेंगे, तो आप मुलायम सिंह यादव के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें? कल आप जब समाजवादी पार्टी से बाहर जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? समझ में आता है कि आप जो है जिस तरह के व्यक्तित्व को, जिनकी पूजा स्वयं मुलायम सिंह यादव करते थे, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में ही उनका राजनीतिक उदय हुआ था, और चौधरी चरण सिंह की नीतियों रीतियों को ही आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर समाजवादी पार्टी बनाई गई थी। लेकिन आप कैसी बातें करते हैं? अब 700 किसानों की जो बात कर रहे हैं, उसमें से किसानों की सूची अगर आप देख लेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई उनको भी आप शहीद कहे चले जा रहे हैं। किसी भी एक भी किसान की अगर मृत्यु होती है तो दुखद है और उसको न्याय मिलना ही चाहिए। एक भी लड़की पर बलात्कार होता है, भाजपा शासित राज्य है, तो उसको न्याय सुनिश्चित है, लेकिन संदेश खाली पर आपकी चुप्पी हो जाती है। आप बुलंदशहर में बलात्कार होता तो सुप्रीम कोर्ट को जो है आजम खान को डांटना पड़ता है। आपकी दशा ये है, एकदम अब बीच में बोलने लगे, देखिए बीच में चिल्ला रहे। देखिए मैं रूबिका जी, मैं मछली बाजार में नहीं आया, मैं शांत बैठता हूँ। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मछली बाजार में नहीं बैठता हूँ। जब आशा राम राम रहीम चिन्मयानंद के पक्ष में मनोज जी, एक सेकंड, ना प्रेम जी, मनोज जी एक सेकंड सुनिए। मनोज भाई एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। भाषण संदेश खाली मनोज भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे, मनोज भाई मेरी बात सुनिए। हो ये रहा है कि हर टीवी शो में, खासकर डिबेट शो में होता यह है कि दो प्रवक्ताओं को स्क्रीन पर रख लीजिए, फिर एक चीखेगा, उसके ऊपर दूसरा चीखेगा और पूरा शो खत्म हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये बदल जाना चाहिए ना। आपकी बात भी उतनी ही मजबूती से आप रखें जितनी मजबूती से प्रेम शुक्ला जी रख रहे हैं, है ना। मैं जानती हूँ कि कभी आपके भाव गर्म हो जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब कोई बात कह रहा है मैं आपको मौका दूंगी, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दूंगी, और यही कोशिश है। आप भी जानते हैं मनोज जी, यही कोशिश भी है। ले वारिस भाई, अब सवाल ये आता है कि तैयारी किसकी अच्छी है, इस पर तो ईमानदारी से बता दीजिए। अच्छा ठीक है प्रेम जी, 20 सेकंड शाउट डाउन कर देंगे और आप नहीं 20 सेकंड ले लीजिए। देखिए जिस तरह से बुलंदशहर के मामले में क्या झूठ बोल रहा हूँ, क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान के बयान पर आपत्ति की थी कि नहीं की थी? श्रीमान अखिलेश यादव ने, एक पत्रकार ने उनसे बलात्कार के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया, तो आप पर तो बलात्कार नहीं हुआ, उत्तर दिया था कि नहीं दिया था? ये संवेदनशीलता है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी से कल्पना कर सकती है क्या? संदेश खाली में जो कुछ हुआ, 800 शिकायतें हैं और पूरी चुप्पी इंडिया अलायंस की, ये अपेक्षा है क्या? ओके, मैं चाहती हूँ, अब चूंकि मैंने आपको वक्त दिया है, वारिस पठान साहब आप अपनी बात रखिए, फिर मैं मनोज जी को मौका दूंगी। 30 सेकंड दे दीजिए। मनोज जी, वारिस भाई कहेंगे कि आप लोग आपस में लड़ते रहिए, हम क्या करेंगे भाई। हाँ वारिस पठान, मैं आ रही हूँ, फिर मनोज जी आपका रुक कर रही हूँ। हाँ वारिस भाई। रूबिका जी देखिए, हम तो पहले से बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है मुस्लिम विरोधी पार्टी, एंटी मुस्लिम पार्टी, इनको हमारे हिजाब से नफरत, पहनावे से नफरत, खान पीन से नफरत, मस्जिदों से नफरत, सबसे नफरत। अभी आपने मुख्तार नकवी साहब का इंटरव्यू दिया, उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला आपने देखा कि मैं बिहार गया, किशनगंज गया, यूपी गया, यहाँ गया, वहां सारे मुसलमान बोल रहे कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे वोट बीजेपी को? मस्जिद हमारे तोड़ दिए इसलिए वोट देंगे, बाबरी को हमारी शहीद कर दिया गैर इरादतन, उसको उसके लिए वोट देंगे, मदरसों को रोज तोड़ देते तो इसलिए वोट देंगे, हमारी बच्चियों को हिजाब नहीं पहनने देते इसलिए वोट देंगे, हर आए दिन जेएसआर के नाम पे मुसलमानों को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है इसलिए वोट देंगे, बाहर घरों को बिना नोटिस दिए बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है इसके लिए वोट देंगे क्या?
क्यों वोट देंगे? तो इतना बड़ा झूठ उन्होंने यहाँ कहा। आपने सवाल किया कि क्या मुसलमान को बीजेपी टिकट दे रही है, उन जवाब नहीं दे सके, क्योंकि मैं आपको लिख के देना रूबिका जी, ना कभी टिकट दी मुसलमानों को, ना आगे कभी देंगे। आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान की कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। ये मुख्तार साहब के बाद किसी को नहीं बनाया, तो किस तरह से ये झूठ फैला रहे कि मैं मुसलमान वोट देगा? कभी नहीं देगा देश का मुसलमान। तो बोल रहा है कि मोदी जी इंसाफ करिए। तो आप जो ही ने बोलते हैं पोल खोल सबका दी ना। साथ, सबका विकास, सबका आप ही ने विश्वास, पूरी पोल पूरा खोल दी। जुमला है, पूरा जुमला है। नहीं, पूरी पोल तो आप ही ने खोल दी। पूरा जुमला है। अरे आपका 70 सालों में मैं बताती हूँ आपको। क्या पोल खोला? आप कह रहे हैं मुसलमान वोट नहीं देगा, लेकिन मुसलमान मंत्री आपको चाहिए। वाजिब देगा? हाँ, आपको आप कह रहे हैं बिल्कुल मुसलमान चाहिए, किसी हिस्सेदारी कीमत पर चाहिए, वोट नहीं, बराबरी ना, की अच्छा, हिस्सेदारी चाहिए। अच्छा, मुसलमान वोट ना करे एक तो पार्टी सबका साथ को, सबका विकास क्यों लेकिन बोलते हैं आप- मोदी जी? अरे अच्छा, तो आप मोदी जी को फोन सबका करके साथ, बोल सबका दीजिए साथ, सबका कि विकास आज से बोलना छोड़ दे, वहाँ सबका मंत्री साथ, पद सबका के लिए विकास, नहीं है। सबका विश्वास। सबका साथ, बोल दो सबका मोदी जी को विकास फोन ये है करके कि बोल अगर दो ना। प्रेम शुक्ला के घर पर राशन तो कैसा पहुंच होगा रहा है विकास? तो वारिस अगर पठान के मुसलमानों घर का पर भी पॉलिटिकल पहुंचेगा। एम्पावरमेंट ही नहीं होगा तो कैसा सबका होगा? साथ सबका विकास ये है कि नहीं, नीति कहाँ अगर प्रेम पहुंच शुक्ला रहा के है? लिए बन रही है अरे तो कहाँ वारिस पहुंच रहा पठान है? के लिए भी बनेगी। सबका साथ सबका विकास का प्रेम मतलब शुक्ला ये को है कि टिकट मिल आपके रहा घर पर है, शौचालय मगर बनेगा वारिस तो पठान को प्रेम टिकट शुक्ला के नहीं घर पर भी देंगे। शौचालय बनेगा। सबका प्रेम साथ शुक्ला सबका के विकास घर का पर मतलब बुलडोजर ये है नहीं चलेगा, कि मगर वारिस पठान के घर पर बुलडोजर चल जाएगा। आपके रमजानों में अगर, और मेरे भी रमजान, नहीं, सुनिए। अगर इफ्तार पार्टी होगी तो फिर जय श्री राम भी होगा, JSR नहीं होगा, जय श्री राम होगा, और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप समझिए इस बात देश में को। कानून दो चल रहे हैं आपको रूबिका माफी जी। लेना, 10 माफी सेकंड मांगनी दीजिए, पड़ती 10 थी, सेकंड याद है दीजिए, ना? अब भी आपको जवाब देता हूँ। 10 सेकंड में बता दो किस तरह से दो रुपया का वो चेहरा मुफ्ती सलमान अजहरी, उसने तो एक अशार पढ़ा, किसी समुदाय को बोला भी नहीं, उनको हेट स्पीच लगा के 3 केस में FIR डाल के फांसी लगा दिया गुजरात में। वहीं पर आए दिन आके महाराष्ट्र में बीजेपी वाले रोज धमका रहे हैं। 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, बोले 5 मिनट दे दो, हम सबको खत्म कर देंगे, चुन के मारेंगे। अगर हेट स्पीच यहाँ होता है तो वो भी गिरफ्तार है, हेट स्पीच यहाँ होगा तो वो भी गिरफ्तार। यही तो कह रही हूँ ना वारिस भाई, आप सिर्फ मोदी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुसलमानों को जिताने के लिए काम कीजिए, किसी को हराने के लिए नहीं। अब मैंने ट्विटर पोल जो रखा था दर्शकों के सामने, उसका रिजल्ट आ गया है, जल्दी से बता देना चाहती हूँ। सवाल ये पूछा था 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए किसकी जबरदस्त तैयारी है। 64% कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, 33% कह रहे हैं कांग्रेस प्लस, ये प्लस मतलब NDA, और दूसरा इंडिया अलायंस, और कोई नया मोर्चा कहने वाले भी 3% बैठे हुए हैं। ये आपके सामने न्यूज़ 18 इंडिया के पोल का रिजल्ट है। चारों मेरे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकालकर हमारे पास आए और अपने मुद्दों की गूंज यहाँ पर दर्शकों के सामने की। फिलहाल मुझे इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।